सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसकी कोई वजह होगी, ऐसा नहीं है कि सभी लोग बगैर किसी बात के आगे होंगे। तो आज हमारे जो सबसे युवा क्रांतिकारी माने जाते हैं श्री भगत सिंह जी, उनका आज जन्म दिवस है। कॉलेज में कुछ कारणों की वजह से सभी लोग नहीं आ पाए थे, मैंने ग्रुप में मैसेज किया ही था सुबह में ही। तो जो भी लोग आए हैं उनके समक्ष ही यह प्रोग्राम रखा गया है। कुछ शिक्षक भी इसमें उपलब्ध रहेंगे हमारे साथ। तो भगत सिंह के जी के जो कुछ विचार हैं उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। जैसे आजकल के फिल्मों में या फिर जो अभी के ज़माने में जो भगत सिंह को दिखाया जाता है कि वो हिंसा में अधिक विश्वास रखते थे। वो जितना हिंसा में विश्वास रखते थे उतना ही वे अहिंसा में भी विश्वास रखते थे। अगर उनको हिंसा में बहुत ज़्यादा विश्वास होता तो वो सेंट्रल असेंबली में नकली बम फेंकने के बजाय असली बम फेंक करके जितने भी असेंबली में बड़े लोग थे, कानून बनाने वाले या फिर जिनका उस समय एक अच्छा वर्चस्व था, उनको वो मार सकते थे एक ही झटके में और भाग भी सकते थे। लेकिन उन्होंने भागा नहीं, अपने को उनको समर्पित किया, सरेंडर किया और अपनी जो कहते हैं अपनी मौत लिखना, उन्होंने अपनी मौत खुद तय करी थी। तो हमें उनसे आज सीख लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो उस समय की परिस्थिति थे तो आज उस समय की उस स्थिति नहीं है कि उस समय हम आज भी किसी सांडर्स जैसे लोगों के या फिर अपने समाज में जो नेता है उनको मार के हम भगत सिंह जैसा बन सकते हैं। ऐसी परिस्थिति आज नहीं है। लेकिन आज जो भी परिस्थिति है, भगत सिंह जी के जो विचार हैं उनको विचारों से हम प्रेरित होकर आगे कार्य कर सकते हैं। देश में, समाज में राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था सुव्यवस्थित हो और अच्छे से चल रही हो। अगर देश में, समाज में, राष्ट्र में अगर सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था अच्छी न हो तो विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई छोड़कर उस युद्ध में या फिर उस जंग में या फिर उस आंदोलन में, अभियान में शामिल होना चाहिए। इंग्लैंड के जो विद्यार्थी थे उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ करके जर्मनी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा संभाला था। आपने 1975 में संपूर्ण क्रांति का नाम सुना होगा। संपूर्ण क्रांति पूरी तरीके से विद्यार्थियों के सहयोग से ही सफल हुआ था, जिसके आगे सरकार को आपातकाल लाने की जरूरत पड़ गई थी। तो विद्यार्थियों का इस चीज़ में एक अहम रोल रहता है, अहम भूमिका होती है। तो हमें आप सबसे यही उम्मीद रखते हैं आप सबसे कि आप भी उनके विचारों को पढ़िए। उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनमें से एक प्रमुख है कि मैं नास्तिक क्यों। तो आप एक बार उन पुस्तक को जरूर पढ़ें कि वे नास्तिक क्यों थे। उन्होंने बताया था कि अगर दुनिया में भगवान है, एक तो वो पहले कहते थे कि दुनिया में भगवान तो नहीं है, लेकिन अब अगर कोई ये भी कहता था कि भगवान होते हैं तो वो कहते थे कि यदि कोई भगवान है तो वो बिल्कुल अच्छे आदमी नहीं है, अच्छे व्यक्ति नहीं है। क्योंकि अगर भगवान अच्छे व्यक्ति होते हैं तो अपने लोगों को, गरीब लोगों को, असहाय लोगों को क्या वो मुश्किल में देखते? भगवान है तो भगवान होते तो वो अपनी मुश्किलों को तुरंत ही दूर कर देते, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। आज तक दुनिया में जितने भी आंदोलन या कुछ भी हुए हैं तो वो सब मानवीय प्रयासों से ही हुए हैं, किसी भगवान के बदौलत या फिर किसी देवी देवता के बदौलत नहीं हुए हैं। वे ये तर्क देते हैं। आप उस पुस्तक को जरूर पढ़िए और जो आपका जो ज्ञान का उन्मुख होगा वो आगे की तरफ होगा। इतना ही बात कह के मैं अपनी बातों को धन्यवाद को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज हम लोगों के लिए बड़े गर्व का दिन है। अभी थोड़ी देर पहले हिमांशु ने जो बताया कि 28 सितंबर 1960 आप लोग भी देख सकते हैं भगत सिंह का आज जन्म तिथि है। और इतने महान क्रांतिकारी सपूत इस धरती पर भारत में पैदा हुए और उस भारत भूमि पर हम लोग हैं, तो ये हम लोग के लिए बड़े गर्व की बात है। आज के मौजूदा हालात में जो स्थितियां हैं कि हमारे युवा विशेषकर अपने महान क्रांतिकारियों को नाम तक नहीं जानते हैं, उनकी जन्म तिथि, उनके कार्यों के बारे में क्या करना है। तो अगर आज यह प्रयास, एक लघु प्रयास है हिमांशु और आप लोगों के द्वारा, तो सराहनीय है। और भगत सिंह के विचार की बात करें तो भगत सिंह को जैसा प्रस्तुत किया जाता है कि वो क्रांतिकारी थे और हिंसा के समर्थक थे, वो सही बात है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। भगत सिंह मूलतः समाजवादी थे और करीब जलियांवाला बाग कांड जो 1919 में हुआ तो उस वक्त उनकी उम्र 1922, तो उस वक्त उनकी उम्र मात्र 12 वर्ष थी। उसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा है ना। और सॉन्डर्स की हत्या अगर की गई तो उसके पीछे मुख्य वजह 1928 में साइमन कमीशन का विरोध
जो कर रहे थे लाला लाजपत राय, तो उन पर जो लाठीचार्ज हुई, तो उस लाठीचार्ज के बाद वो गहरे रूप से जख्मी हुए। इनका बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा भगत सिंह पर, और इसका बदला लेने के लिए उन्होंने सॉन्डर्स की हत्या की थी लाहौर में, है ना। उनके जन्म स्थान अब पाकिस्तान में है, वह भूमि नमन योग्य है ना। और भगत सिंह का साथ उस वक्त मिला बड़े बड़े महान क्रांतिकारियों से। चंद्रशेखर आज़ाद उनके साथी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, है ना। और उनके विचार जो है, विचार वास्तव में हम लोग के लिए और विशेषकर युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने जो सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, तो वास्तव में उनका उद्देश्य ये था कि ध्यान आकर्षित करना, है ना, अंग्रेजी शासन का, कि भारत के दुर्दशा के प्रति वो किसी धर्म विशेष से आसक्त नहीं थे, है ना। उन्होंने कहा कि इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद के खिलाफ थे। और इतने कम उम्र में, मात्र 24 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में वो 2021 में उनको फांसी 1921 में उनको फांसी दे दी गई। इतने कम उम्र में उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य को बिल्कुल हिलाकर रख दिया, है ना। ये बहुत बड़ी बात है कि जब आप अपने महाविद्यालय की शिक्षा जिस उम्र में नहीं पूरी करते हैं, उस उम्र में भगत सिंह ने पूरे अंग्रेजी साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। और उनका एक बहुत मशहूर नारा है जो जोश बढ़ता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जेल में जो कहते 2 वर्ष कैद में रहे, उस कैद के दरमियान उन्होंने बहुत सारे अपने रुचि हॉबीज डेवलप की और किताबें भी लिखी। एक निबंध है जिसका जिक्र हिमांशु ने भी किया है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। और जब उनके फांसी की सज़ा हुई, पूरे देश में डिमांड हुई कि इनकी सज़ा को माफ़ करवाया जाए। गांधी जी से आग्रह किया गया, लेकिन गांधी जी ने प्रयास भी किया, लेकिन उनका प्रयास निष्फल रहा। इसका परिणाम ये हुआ कि गुपचुप तरीके से उनको फांसी दी गई और उनके शव को टुकड़ों में काट कर बहा दिया गया सतलज नदी में। तो गांधी जी के खिलाफ आक्रोश लोगों का फूट पड़ा। वो इतने लोकप्रिय थे भगत सिंह, है ना। उन्होंने किसी धर्म विशेष के प्रति अपना कोई अनुराग व्यक्त नहीं किया, बल्कि कहा कि जो दुनिया भर का मजदूर हो, है ना, मजदूरों श्रमिकों के लिए वो जीवन भर संघर्ष करते रहे। और वैसा संघर्ष इसलिए लाजमी था क्योंकि उस वक्त भारत गुलाम था, और भारत गुलाम था तो जो हमारे नीति निर्माता थे, नीति निर्धारक थे, वे विदेशी थे, अंग्रेज थे। उनको क्या मतलब था भारतीयों से। तो सबसे बड़ा त्याग उन्होंने ये दिया कि जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक न तो भारतीयों की दशा सुधरेगी, न भारत में रहने वाले मजदूरों की दशा सुधरेगी, है ना। तो उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत इसलिए हैं कि जीवन का लक्ष्य, उन्होंने कहा कि आज़ादी तो मुझे भी चाहिए, जीना मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं एक स्वतंत्र देश में जीना चाहता हूँ, मैं गुलामों जैसी ज़िंदगी नहीं जी सकता। ये काफ़ी मार्केबल है, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है ना। और जब फांसी देने के लिए उनके पास गया जेल अधिकारी, तो उस वक्त वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे, है ना। तो बोला कि आपकी कोई आखिरी इच्छा। तो भगत सिंह ने कहा कि थोड़ा देर रुकिए, मैं इस किताब को पूरा कर लेता हूँ। एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिल कर लेने दीजिए, है ना। आप समझिए वो कैसा व्यक्ति होगा कि अपनी मौत जान रहा है कि चंद मिनटों बाद मुझे फांसी की सजा दी जाएगी, तब भी वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे, है ना। और लेनिन की किताब क्या है वो तो आप लोग लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हैं, है ना। पूरी दुनिया के मजदूरों के, सर्वहारा वर्ग के लिए वो हमेशा संघर्ष करते रहे। हमारा समाज अभी भी नहीं बदला है, पूंजीवादी समाज हो गया है। खाई जो है, अमीरी और गरीबी की खाई काफ़ी गहरी है। भारत में जो स्थिति है अभी, मात्र 9-10% लोगों के पास 90% भारत का पैसा है। बाकी लोग अभी भी 2 वक्त भरपेट भोजन के लिए संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, है ना।
स्थिति में बदलाव अभी भी नहीं आया है। ये स्थिति में बदलाव कैसे आएगा? पूंजीवाद का जोर बढ़ता जा रहा है, पूरी दुनिया ही पूंजीवाद की ओर आकर्षित हो रही है। भगत सिंह इसी के लिए चिंतित थे, इसलिए आज भी उनके विचार उतने ही प्रासंगिक हैं, है ना। भले ही भारत आज़ाद हो गया है, लेकिन वास्तविक आज़ादी तभी मिलेगी जब भारत का प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा और आर्थिक रूप से संपन्न होगा, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं कही जा सकती है। सबसे पहले आज उनके जन्म तिथि को हम लोग सेलिब्रेट करें। धन्यवाद। आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर संजय कुमार सुमन सर एवं छात्र सभागार में उपस्थित प्रत्येक छात्र को मेरा वंदन अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि आज भगत सिंह का जयंती दिवस है। कहने के लिए तो हिमांशु और सर ने बहुत सारी बातें कही। आप जैसे हम उनके बारे में जो चर्चा करते हैं कि वे नास्तिक क्यों है ना, और नास्तिक क्यों ही कहने का मतलब ये है कि जब हम नास्तिकता की बात करते हैं तो भारत में पहले से भी दर्शन रहा है, और आप देखेंगे कि इनके दर्शन में नास्तिक कहने का मतलब है कि आप किसी सुपर पावर में विश्वास नहीं करते, है ना। अगर आप आस्तिक हैं तो कोई चीज़ होता है तो उसके लिए हम भगवान को जिम्मेवार मान लेते हैं। जैसे हम गरीब पैदा हो गए हैं तो हम गरीबी में इसलिए पैदा हुए, ऊपर वाला ऐसा चाह रहा है ना। अमीर कोई पैदा हुआ तो भगवान घर से ही अमीर बन के आया। अगर इस चैलेंज को अगर कोई मतलब चैलेंज कर रहा है तो समझ जाइए कि उनकी दूरदर्शिता कितनी बड़ी रहेगी, है ना। जैसा मतलब मजदूर किसान मजदूर की बात कर रहे थे, सर्वहारा वर्ग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मार्क्सवाद के हम लोग करीब जा रहे हैं, साम्यवादी व्यवस्था के करीब जा रहे हैं। इन सब का छटा हम लोग के संविधान में भी देखने को मिलता है। हम लोगों ने जिस कॉन्सेप्ट को अपनाया उसमें इनका फिलॉसफी जो इनका दर्शन है वो देखने को मिलता है नहीं। जैसे समाजवाद को हम लोगों ने अपनाया है, लेकिन देखने को हमको क्या मिला है कि 1990-91 के बाद, है ना, 1991 में है जब हम लोग आर्थिक उदारीकरण को अपनाया तो कहीं न कहीं ये विचारधारा पीछे छूट रहा है। जो सर्वहारा वर्ग की बात की जा रही थी और समाज का जो, क्योंकि अधिकांश जनता है, जैसे सर ने कहा कि 10% लोगों के पास 90% संपदा पे उनका एक अधिकार है। तो इसका मतलब है कि समाज का जो मुट्ठी भर जो लोग हैं उनके पास पूरे देश की संपत्ति उनके हाथ में है, जिसकी चिंता वो उसी समय करेंगे। ये उनकी दूरदर्शिता को दिखलाता है। अगर मान के चलिए, अगर आज के डेट में समाज में हम लोगों के यहाँ जो समस्याएं हैं, जो गरीब और एक जो खाई जो है, कुछ लोग के पास बहुत ज़्यादा पैसा और मैक्सिमम लोग गरीबी में जी रहे हैं, तो उनके लिए जो उनकी दूरदर्शिता थी वो उनका दूरदर्शिता को दिखलाता है कि इसके लिए वो बात कर रहे थे। और एक मतलब जो हमारे देश के हर एक राज्य का अपना अपना अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन होता है, उसका एक अलग अपना वातावरण होता है, उसके अनुसार अपनी व्यवस्था को बनाता है। जैसे अमेरिका को हम लोग देखते हैं तो वो पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाए हुए, लेकिन हम लोगों के यहाँ जो ज़रूरत है वो समाजवादी के ज़्यादा करीब हम लोग पाते हैं, क्योंकि समाजवाद में ही अधिकांश लोगों का कल्याण होना है। जैसे हम लोगों का स्कूल कॉलेज में आना सरकार इसके लिए कर रही है। ये सब क्या है, समाज के अधिकांश लोगों के हित में ध्यान में रख के, वंचित जो तबका है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार नीतियाँ बना रही है। इसके लिए वो पहले से प्रयासरत थे। और जैसा कि मतलब कहा जा सकता है कि उनके आदर्श हैं उनको देखना चाहिए, उनके आदर्शों के अनुरूप चलना चाहिए। इन्हीं समय भी कम है, इन्हीं सब मुद्दों के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ।